हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल की नागपुरी सिलेबस में जो लोक कथा दिया गया है तो उसमें से एक लोक कथा आज हम लोग को करेंगे, जिसका नाम है तिरिया चरित्र। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसमें हम लोग को 5 लोक कथा करना है, तो उसमें हम लोग तिरिया चरित्र को आज कवर करेंगे। अगर आप इसका नोट से लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। ऑफ़र इसमें अभी चल रहा था, जो कि आज 2 तारीख तक ही वैलिड था, लेकिन इस ऑफ़र को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि 5 जनवरी तक आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं ओनली 1000 में। ठीक है, उसके बाद इसका प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा, 1500 हो जाएगा 5 तारीख के बाद से। अगर आप इससे परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उससे कांटेक्ट करके आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पूरा डिटेल से लिखा है, चूँकि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम में डीपली ही क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए हम लोगों को पूरा डीप में ही पढ़ना है। इसलिए मैंने उसका टोटल हिंदी अनुवाद किया है। जहाँ मुझे लगा है कि जैसे कि किसी का कथन वगैरह हो गया तो वहाँ आपको एटीटीज नागपुरी ही देखने को मिलेगा। चूँकि हमें एग्ज़ाम देना है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा और नागपुरी में ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो किसी का कथन वगैरह हो गया तो वो आपको नागपुरी में ही देखने को मिलेगा, और बाकी को पोर्शन को मैंने हिंदी अनुवाद किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक गांव में एक राजा रहता था। वह अपने बेटा को बहुत पढ़ाता है। जब वह विद्वान बन जाता है तो उसकी शादी तेज बुद्धि वाली राजकुमारी से कर देता है। यानी कि एक गांव में एक राजा रहता था, वह अपना बेटा को बहुत पढ़ाता है, ठीक है, और उसको विद्वान बनाता है, और उसके बाद उसी के अनुरूप एक राजकुमारी खोजकर उसकी शादी कर देता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि दोनों राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे। जो राजकुमार और राजकुमारी थी, वो दोनों राजमहल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन राजकुमार राजकुमारी से अपनी प्रशंसा करता है कि दुनिया में जितना विद्या आहे से सब हम सीखी सिराली और कोनो विद्या बाकी नखे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये आपका लाइन दे दिया जाएगा। ठीक है, अब पूछ दिया जा सकता है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है वह राजकुमार का है। ठीक है, यह कथन किस लोक कथा से लिया गया है, तो यह कथन तिरिया चरित्र लोक कथा से लिया गया है। ठीक है, यदि आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। वहाँ डेली क्लासेस होती है और बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है, क्लासेस बिल्कुल फ्री है, ओनली नोट्स का आपको प्राइस लग रहा है। राजकुमारी सुनकर कहती है, जब राजकुमार अपनी प्रशंसा करता है तो राजकुमारी सुनकर उसमें रिप्लाई देती है कि मोई जानो ना कि रौरे बड़ा विद्वान आही, 100 विद्या सीखा ही मगर एक विद्या रौरे नी जून जानीला। तो ये भी कथन दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि यह किसने कहा, तो यह राजकुमारी कहती है। और यह जो कथन है वह किस लोक कथा से लिया गया, तो वही तिरिया चरित्र से। ठीक है, मैंने सबका लाइन बाय लाइन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। राजा आश्चर्यचकित होकर कहता है कि ऐसी कौन सी विद्या है, हमको बताओ, हम उसे सीखे बिना नहीं रहेंगे। राजकुमारी हंसकर कहती है, तिरिया चरित्र की विद्या। ठीक है, कौन सी विद्या, तो तिरिया चरित्र की विद्या। राजकुमार कहता है कि यह विद्या कहाँ मिलेगा, तो राजकुमारी बताती है कि यह विद्या तिरिया के पास ही मिलेगी। ठीक है, किसके पास ही मिलेगी, तो तिरिया के पास ही मिलेगी। राजकुमार तिरिया को खोजने के लिए घोड़े में बैठकर निकल पड़ता है। वह पूरा देश में चल चल कर जहाँ जाता वहाँ पूछता कि तिरिया चरित्र की विद्या कहाँ मिलेगी। तो सबसे वह पूछता है जहाँ जाता है वहाँ कि तिरिया चरित्र की विद्या कहाँ मिलेगी। तो सभी आदमी लोग जो है वह हंसकर जवाब देता है। ठीक है, हंसकर जवाब देता है कि तिरिया चरित्र का विद्या तो तिरिया जून मिली, तिरिया चरित्र पढ़ाए पारी, दोसर केहू न पढ़ाए पारबे। ठीक है, तो यह वर्ड कौन बोलता है, तो सभी आदमी मन, यानी कि गांव वाले दिया जा सकता है ऑप्शन में, या तो आदमी मन दिया जा सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग मार्क कीजिएगा। उसके बाद राजकुमार सभी जगह घूमता है किंतु जवाब यही मिलता है। अंत में वह हार मानकर घर लौट जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मुझे कोई इसके बारे में नहीं बता रहे हैं, अब तुम ही बताओ। जो राजकुमार है राजकुमारी से बोलता है कि मुझे तिरिया चरित्र के बारे में, तिरिया जो तिरिया की जो विद्या है मुझे कोई नहीं बता रहा, इसलिए अब तुम ही बताओ। तो राजकुमारी हंस कर कहती है
बस रौरे रोज रात के भेष बदल के चोर नियर चुपचाप नगर में घूमू फिरू और रौरे जे कोनो देखब सुनब से के आय के मुके बताई देब। तो यह कथन कौन कहती है? तो यह राजकुमारी कहती है। ठीक है कि ठीक है, आप रात को भेष बदल के चोर जैसा चुपचाप नगर में घूमिए फिरिए और आप जो भी देखिएगा सुनिएगा वो आके मुझे बताइएगा। तो ऐसा राजकुमारी कहती है। तो राजकुमार जो है हर रोज़ भेष बदल कर रात में घूमने लगा। कई दिन जो है इसी तरह बीत जाता है। एक दिन राजकुमार सौकड़ा यानी कि साहूकार के घर के पीछे कान लगाकर सुनता है। सौकड़ा तो पूछा जा सकता है सौकड़ा मतलब क्या होता है? तो सौकड़ा मतलब साहूकार होता है। ठीक है, सौकड़ा अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 3 महीने में वापस आ जाऊंगा, तुम अपना व मेरे माता पिता का ख्याल रखना। ठीक है, सौकड़ा क्या बोलता है? वह व्यापार करने हेतु जाता है गांव से बाहर, तो वही अपनी पत्नी को कहता है कि मैं 3 महीने में वापस आ जाऊंगा। कितने महीने में? तो 3 महीने में वापस आ जाऊंगा, तुम अपना व मेरे माता पिता का ख्याल रखना। महरी जो है कौन है महरी? तो यह सौकड़ा की पत्नी है। ठीक है, साहूकार की पत्नी का नाम क्या है? महरी। ये कहती है खा कर आगे का तो आबे करीला। ठीक है, खा कर आगे का तो आबे करीला। तो यहाँ का क्या अर्थ है? तो का अर्थ हो जाएगा कमाना और खा का अर्थ हो जाएगा खाना, यानी कि पहले कमाना उसके बाद खाना। ठीक है, सौकड़ा अगले दिन परदेश चला जाता है। ये सभी बातें राजकुमार अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी कहती है अपना इसी तरह लगे रहें, यानी कि आप जो है इसी तरह लगे रहें, आपको तिर्या चरित्र की विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। जो राजकुमारी है वह राजकुमार से कहती है कि आप इसी तरह डेली लगे हुए रहें तो आपको तिर्या चरित्र की जो विद्या है वह मिल जाएगी। अगले दिन राजकुमार पुनः सौकड़ा के घर चला जाता है। वहाँ देखता है कि सौकड़ा की पत्नी एक थाल में बहुत सारे पकवान लेकर नगर से बाहर एक मठ में जाती है। ठीक है, नगर से बाहर एक मठ में जाती है और साधु को अच्छे से खिलाती है और प्रेम से उससे बातें करती है। फिर वह घर लौट जाती है। ठीक है, जो सौकड़ा की पत्नी थी वह एक थाली में बहुत सारे पकवान लेके नगर से बाहर जाती है और साधु को अच्छे से खिलाती उलाती है, प्रेम से बातें करती है, फिर वापस वह घर आ जाती है। इसी तरह जो है वह डेली करती है और इसी तरह करते करते जो है 3 महीने बीत जाता है। उसके बाद सौकड़ा जो है यानी कि साहूकार वो परदेश से वापस आ जाता है और अपने साथ जो है विभिन्न तरह के सामानें लेकर आता है, जिसको रखने और सजाने में सौकड़ा की पत्नी को शाम हो जाता है। ठीक है, शाम हो जाता है। फिर उसके बाद खाना बनाने व खिलाने में लग जाती है, जिससे कि रात हो जाता है। जब सभी लोग सो जाते हैं तब वह थाली में पकवान लेकर साधु के पास जाती है। ठीक है, जब सभी लोग सो जाते हैं तो वो जो थाली में जो पकवान है उसको लेकर वह साधु के पास जाती है। साधु यह देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है हमके विश्वास नहीं होते, हम इसन शराब देत कि तो जैर के छाए छाए हो जाबे। जो साधु है वह इसको शराब दे देता है कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वह लेट से आई थी, इसलिए जो है साधु गुस्सा हो जाता है और कहता है कि विश्वास नहीं होते, हम ऐसा शराब देंगे कि तुम जल के छाए छाए हो जाओगी। सवाइन यानी कि सौकड़ा की पत्नी जो है वह रोने लगती है और सब बात बताती है कि उसके पति आ गए और यही सब जो है अपना जो सारा बातें हैं वो उस साधु को बताती है। साधु एक कटारी निकाल कर देता है और अपने पति का गर्दन काट कर इसी थाली में लाने के लिए कहता है। ठीक है, साधु क्या देता है? तो वह कटारी निकाल के देता है। ठीक है, और क्या बोलता है? तो अपने पति का गर्दन काट कर लाने के लिए कहता है। किससे? तो वही सौकड़ा की पत्नी को। ठीक है, अगले दिन सौवाइन अपने पति का सिर काट कर ले आती है। साधु देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। जो सौवाइन थी वो अपना पति सौकड़ा का जो सिर है वह काट कर ले आती है। यह देखकर जो है साधु है जो है वह आश्चर्यचकित हो जाता है और गाली देने लगता है। उसको गाली देते चिमटा से मारते कहता है दूर ये हथियारी तोय अपना निदांत पुरुष कर मूड़ काट ले गे भुसड़ी से तोय की हमके बचाए पारबे, निकल जा हमर हिया ले। यानी कि जो साधु है वह उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसको यहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है कि दूर हो जाओ हथियारिन, तुमने अपना निदांत यानी कि सोए हुए पुरुष को अपने पति को सिर काट डाली हो। यह इस तरह से कह के उसको गाली देकर वहाँ से भगा देता है।
शवाइन अपने पति का सर वापस मुर्दा के पास रख देती है, यानी कि शवाइन जो है वह फिर सिर को अपने पति के पास ही रख देती है जहाँ उसका बॉडी पड़ा हुआ रहता है, और रोने लगती है कि किसने मेरे पति को मार डाला, यह बोलते हुए वह रोने लगती है। अगले दिन इसके अंतिम संस्कार की तैयारी होती है। इसी समय राजकुमार भी पहुंचता है और शवाइन से कहता है ऊ तो ई का। तो उसके बदल में शवाइन जो है वह जवाब देती है ई तो ऊ का। ठीक है, तो यह नोट कीजिएगा, ऊ तो ई का यह कौन बोलता है, तो यह बोलता है राजकुमार। यहाँ ई तो ऊ का, ऊ यहाँ लगा हुआ। ठीक है, यह वर्ड कौन बोलती है, तो यह शवाइन बोलती है। राजकुमार इसका मतलब पूछता है। शवाइन कहती है मेरे पास समय नहीं है, तुम मेरी बहन के पास जाओ, वह तुम्हें सब बता देगी। इतना कहते हुए चीता में कूदकर सती हो जाती है। जो शवाइन है वह राजकुमार की कहे गए बात का रिप्लाई नहीं देती है, और क्या करती है कि उसके पति का जहाँ चीता जला हुआ रहता है वहीं वह कूद जाती है और सती हो जाती है। राजकुमार अपनी पत्नी को सभी बात बताता है और ई तो ऊका का अर्थ पूछता है। उसकी पत्नी भी इसका उत्तर नहीं दे पाती है। दूसरे दिन राजकुमार घोड़े पर बैठकर पुनः घर से निकलता है और सबसे पूछता है कि आपने कोई ऐसी महिला को देखा है जो सूखे तालाब में पानी भरती है। तो कोई भी नहीं बता पाता है। ठीक है, सूखे तालाब में पानी कौन भरती है, तो वही शवाइन की बहन। तो वह सबसे पूछता है लेकिन कोई भी नहीं बता पाता है। शवाइन की बहन की खोज में 3 माह बीत जाता है। ठीक है, यहाँ भी 3 माह है। जो सौकड़ा है वह भी काम करने के लिए कितने मंथ के लिए गया था, तो 3 माह के लिए। और यहाँ शवाइन की बहन की खोज में राजकुमार का कितना समय बीत जाता है, तो 3 माह बीत जाता है। ठीक है, वह थक कर बरगद के पेड़ के नीचे लेट जाता है। ठीक है, दोपहर का समय हो जाता है और उसी समय वह बरगद के पेड़ के नीचे सो जाता है। ठीक है, किस पेड़, तो बरगद का पेड़। वहाँ देखता है कि एक महिला अपने माथे में घड़ा लेकर आती है और सूखे हुए टंग टंग ताड़ में एक फूल को फेंकती है। ठीक है, वहीं देखता है कि एक महिला आती है अपना सिर में घड़ा लेकर, और वह क्या करती है, सूखे हुए टंग टंग ताड़ में एक फूल को फेंकती है, जिससे वहाँ एक तालाब का निर्माण हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है। वह अपने घड़े में पानी भरती है और अपने घर चली जाती है। राजकुमार यह देखकर जो है आश्चर्यचकित रह जाता है और उस महिला से कुछ नहीं पूछ पाता है। दूसरा दिन वह शवाइन की बहन से पूछता है, यानी कि दूसरा दिन भी बीत जाता है और फिर से वह पानी भरने आती है। तो वह शवाइन की बहन से पूछता है ई तो ऊ का क्या अर्थ है, यह आपकी बहन ने सती होने के समय बताया था, कहा था। तो पनिहारिन कहती है, यानी कि शवाइन की जो बहन है वह कहती है मोय रौरे के जवाब बताए देबू, मगर इकर पहले एक काम करू, मोय जे फूल फेंक लो और ऊ एखन वहाँ पानी में जे फूल उपैल रहल आहे से के मोरले लाइन देऊ। तो पूछा जा सकता है ये कथन किसने कहा था, तो यह कथन पनिहारिन कहती है। ठीक है, वह एक फूल फेंकी हुई रहती है, उसी को राजकुमार को लाने के लिए कहती है। राजकुमार तालाब में तैरते तैरते उस फूल को लाने जाता है। जैसे ही वह फूल के नज़दीक पहुंचता है, फूल कुछ और दूर चला जाता है। फूल तालाब के बीच में जाकर स्थिर हो जाता है। जैसे ही वह फूल को पकड़ने खोजता है, फूल डूब जाता है और राजकुमार भी उसके पीछे पाताल लोक में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, पाताल लोक में। ठीक है, पातालपुर में 7 बहन रहती थी। पातालपुर में कितनी बहन रहती थी, तो 7 बहनें रहती थी। उन लोग का एक कंचनगढ़ यानी कि सोने का महल बना हुआ था। ठीक है, कंचनगढ़ बना हुआ था किनका, तो वही 7 तो बहन लोग का। राजकुमार यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचता है कि यहाँ कौन रहता है, किसका महल है। सोचते हुए वह अंदर पहुँच जाता है। ठीक है, वह सोचते हुए महल के अंदर एंट्री लेता है। जिस समय राजकुमार महल के अंदर आया, उस समय अप्सरा लोग दूर दूर फूल खोजने गई हुई थी। जिसमें राजकुमार जो है वह महल के अंदर प्रवेश करता है, उस समय वही अप्सरा लोग यानी कि बहन लोग जो है वह फूल खोजने के लिए दूर 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 गई हुई थी, जिससे उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वह चल चल कर सभी अप्सरा का कमरा देखने लगा। सभी कोठरी में सोना, हीरा और मोती का सामान था। ठीक है, सभी रूम में क्या क्या था, तो सोना, हीरा और मोती था। सुंदर सुंदर मेज, चौकी, पलंग था। वह 6 कोठरी घूम चुका था। ठीक है, वह कितने कोठरी घूम चुका था, तो 6 रूम वह घूम चुका था। 7वां कोठरी में पहुंचता है, जो छोटकी अप्सरा का कमरा था। ठीक है, 7वां कमरा किसका था, तो छोटकी अप्सरा का था।
राजकुमार काफ़ी थक चुका था, उसे भूख भी लग रही थी। ठीक है, राजकुमार काफ़ी थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी। वह अप्सरा लोग का खाना का सामान को खाता है। अप्सरा लोग को जो खाना रखा हुआ था उसको वह खाता है और पलंग में जाकर सो जाता है। उसी समय अप्सरा की बहन लोग घर पहुंचती है और छोटी अप्सरा को भूख लगता है। ठीक है, छोटी अप्सरा जो है उसे भूख लगती है। वह देखती है कि खाने का सामान बिखरा हुआ है, झूठा है। इधर उधर देखती है तो पलंग में राजकुमार को वह सोए हुए पाती है। ठीक है, जब वह इधर उधर देखती है तो राजकुमार को सोए हुए पाती है। छोटी अप्सरा उसके पास जाती है। उसी समय राजकुमार की नींद खुल जाती है। ठीक है, जब छोटी अप्सरा राजकुमार के पास जाती है तो राजकुमार का नींद खुल जाता है। अप्सरा कहती है कि आप डरिए नहीं, आप मेरी परिचित गोतिया है, अतिथि है। ठीक है, तो यहाँ छोटी अप्सरा क्या कहती है, आप डरिए नहीं, आप मेरे गोतिया है, अतिथि है। ठीक है, तो यह कौन कहती है, तो यह छोटी अप्सरा कहती है। केवल एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब हम लोग फूल चुनने निकले तो ही आप निकल कर घूम सकते हैं, उसके आने के बाद आप इस पर्दे के पीछे छिप जाइएगा। ऐसा कौन बोलती है, तो छोटी अप्सरा जो है राजकुमार को समझाती है। यदि उन्हें आपके बारे में पता चल जाएगा तो वह आपको मार देगी। ठीक है, ऐसा छोटी अप्सरा समझाती है। उसके बाद छोटी अप्सरा कहती है कि आप उत्तर पूर्व पश्चिम में घूम सकते हैं। कौन कौन दिशा में, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में घूम सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं घूमिएगा। ठीक है, तो यह कौन बोलती है, छोटी अप्सरा। छोटी अप्सरा कौन कौन दिशा में घूमने के लिए कहती है, तो उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में। किस दिशा में नहीं जाने के लिए कहती है, तो दक्षिण दिशा में। ठीक है, एक एक पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा। पहले दिन राजकुमार पूर्व दिशा में जाता है। वह अन्न का भंडार, खाद्यान्न, चावल, दाल, उड़द, अरहर, सुरगुजा, लोटनी, बेही पाता है। ठीक है, पहला दिन वह किस दिशा में गया राजकुमार, तो पूर्व दिशा में, जो कि क्या था, तो वह अन्न का भंडार वाला रूम था। ठीक है, जहाँ की खाद्यान्न, चावल, दाल, उड़द, अरहर, सुरगुजा, लोटनी, बेही ये सब था। दूसरा दिन पश्चिम दिशा की ओर जाता है तो देखता है कि वहाँ एक बड़ा सा घेरा है जहाँ बड़े बड़े सैकड़ों गाय, भैंस आदि बंधा हुआ है। दूसरा दिन वह किस दिशा में गया, तो वह दूसरा दिन वह गया पश्चिम दिशा में। फर्स्ट दिन पूर्व दिशा में गया, सेकेंड डे पश्चिम दिशा में गया, जहाँ की उन्हें गाय, भैंस ये सब बंधा हुआ पाया। तीसरा दिन उत्तर दिशा की ओर जाता है। ठीक है, तीसरा दिन किस दिशा में जाता है, तो उत्तर दिशा की ओर जाता है, जहाँ देखता है एक बड़ा सा घोड़सार में तरह तरह का घोड़ा बंधा हुआ है जो कि हिनहिना रहा है। ठीक है, तो घोड़ा किस दिशा में बंधा हुआ था, तो उत्तर की दिशा में। उत्तर की दिशा में राजकुमार कब जाता है, तो तीसरा दिन में जाता है। ठीक है, चौथा दिन वह दक्षिण दिशा की ओर जाता है। चौथा दिन वह किस दिशा में जाता है, तो दक्षिण दिशा की ओर जाता है। तो वहाँ देखता है कि वहाँ बहुत सारे हाथी सोने की जंजीर से बंधे हुए हैं, जो कि उसे मना की थी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए, लेकिन फिर भी वह चला जाता है। और वहाँ क्या देखता है कि वहाँ बहुत सारे हाथी जो है वह सोने की जंजीर में बंधे हुए थे। ठीक है, यहाँ नोट कीजिएगा, सोने की जंजीर है। राजकुमार हाथी के नज़दीक पहुँचता है। हाथी अपने सूंड में राजकुमार को लपेटकर फेंक दिया, जिससे वह उसी सूखे हुए टांड में जाकर गिर गया। जो हाथी है वह अपने सूंड में राजकुमार को लपेटकर फेंक देता है। तो पूछा जा सकता है राजकुमार को किसने फेंक दिया, तो हाथी ने। ठीक है, जिससे वह सूखे हुए टांड में जाकर गिर गया, जहाँ से वह आया था, जहाँ फूल को लाने के लिए पनिहारिन भेजी थी, तो वहीं पर वह पुनः पहुँच जाता है, जहाँ वह पनिहारिन पानी भरने आती है। राजकुमार रोने लगता है, अपनी अप्सरा के पास जाना चाहता है। राजकुमार जो है अपनी वही छोटी अप्सरा के पास जाना चाहता है। पनिहारिन पुनः पानी भरने आती है। राजकुमार को रोते देख कारण पूछती है। जब पनिहारिन फिर से पानी भरने के लिए आती है और वहाँ देखती है कि राजकुमार रो रहा है, तो उससे रोने का कारण पूछती है। तो राजकुमार पाताल लोक का सारा वृत्तांत जो है वह उसको सुना देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, और बोलता है कि आप मुझे उस अप्सरा के पास दोबारा पहुंचा दीजिए, मैं उसके बिना जीवित नहीं रख सकता। ठीक है, तो पनिहारिन कहती है, आप घर जाकर अपने बेटे का सर ला कर दीजिए तो मैं आपको पाताल लोक में भेज दूंगी। ठीक है, यह कौन कहती है, तो पनिहारिन कहती है। राजकुमार तुरंत घोड़ा में बैठकर घर पहुंचता है और राजकुमारी और उसके बेटे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। राजकुमार जो है घोड़ा में बैठकर घर पहुंचता है, तो उसे देखकर राजकुमारी और उसका जो बेटा है वह बहुत खुश हो जाता है। राजकुमारी कहती है, आपने तिर्या चरित्र की विद्या सीखी या नहीं।
तो राजकुमार कहता है कि मैं अब सीखने ही वाला हूँ, इसके लिए मुझे एक बार फिर जाना पड़ेगा और इस बार मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊँगा। ठीक है, राजकुमार बोला कि मैं बस सीखने ही वाला हूँ, एक बार फिर से मुझे जाना पड़ेगा और इस बार मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊँगा। तो राजकुमारी कहती है वैसे कई तहीं रौरे मगर मोर मन घबराते हैं, यानी कि आप ठीक कर रहे हैं लेकिन मेरा मन जो है वह घबरा रहा है। सुखिया छुआ है कि उके बेहद कष्ट और तकलीफ हुई। बोल रही है कि यह सुखिया छुआ है, उससे बहुत कष्ट और तकलीफ होगा। हिने रौरे दुए ले अलग होई के मोर के हालत हुई, यानी कि आप लोग दोनों मेरे से अलग हो जाइएगा तो मेरा क्या हालत होगा, ऐसा कहती है राजकुमारी। ठीक है, तो राजकुमार कहता है हमर रानी मत घबराऊ, हम छुआ ऊपर कोनो तकलीफ नहीं पड़े दे और तो बहुत अदीशा ना कर, हमरे बाप बेटा तुरते घूर आवब। ठीक है, यह कौन कहा, तो राजकुमार कहा। यह लाइन किससे लिया गया है, तो तिरिया चरित्र से, सभी नोट कीजिएगा। राजकुमार रोते रोते राजकुमारी जो है वह रोते रोते बेटा को जाने दे देती है और खाने के लिए तरह तरह की चीज़ें भी बांध कर दे देती है। घोड़ा में बैठकर दोनों दोपहर तक उसी बरगद के पेड़ में पहुंच जाते हैं। दोपहर में दोनों उसी पेड़ के नीचे कलवा करते हैं। ठीक है, कलवा यानी कि दोपहर का भोजन किस पेड़ के नीचे, तो वही बरगद के पेड़ के नीचे करते हैं। राजकुमारी अपने बेटे को आराम करने को कहती है, राजकुमार जो है वह अपने बेटे को आराम करने के लिए कहता है। राजकुमार पनिहारिन का इंतजार करने लगा। थोड़ा देर में जब पनिहारिन को आते देखा तो वह दौड़ कर गया। ठीक है, थोड़ा देर में जब वह देखा कि पनिहारिन आ गई तो वह उसके पास दौड़ के जाता है और कहता है देखो हम अपना बेटा को ले आए, अब बताओ हम क्या करें। ठीक है, पनिहारिन से राजकुमार कहता है कि देखो हम अपना बेटा को ले आए हैं, अब बताओ कि हम क्या करें। तो पनिहारिन कहती है ठीक है, लेकिन कटारी कहाँ है। राजकुमार कहता है ये तलवार है, कटारी का क्या काम है। ठीक है, पनिहारिन कहती है ठीक है, तुम इस तलवार से सिर काट कर मुझे दे दो, मैं उपाय बता दूंगी। ठीक है, कौन कही, तो पनिहारिन कहती है। राजकुमार सुनते ही तलवार लेकर बेटे का सिर काटने के लिए उसे उठाने लगा। जैसे ही राजकुमार सुना तो अपनी बेटी का सिर काटने के लिए तलवार को उठाता है। पनिहारिन तुरंत तलवार पकड़ ली और कही, पनिहारिन जो है वह तुरंत तलवार को पकड़ लेती है और कहती है बस बस मेरी बात सुनो, आप तिरिया चरित्र की विद्या सीख गए हैं। राजकुमार तलवार रख दिया और पनिहारिन कहती है ई तो ऊ का अर्थ है पर पुरुष या पर तिरिया, यानी कि स्त्री के प्रेम में पड़कर अपना सुध बुध खो देना। ठीक है, क्या बताइए अर्थ ई तो ऊ का तो पर पुरुष या पर स्त्री के प्रेम में पड़कर अपना सुध बुध खो बैठना। आप जिसकी बलि देने जा रहे हैं वह आपका सगा बेटा है, इसी तरह मेरी बहन ने भी किया, वह साधु के प्रेम में पड़कर अपने पति का सर काट दी। ठीक है, तो यह बोली वही गलती आप भी कर रहे हैं। मैं अब इसका अर्थ बता दी, आप तिरिया चरित्र की विद्या अच्छी तरह से सीख गए हैं, अब आप अपने बेटे को लेकर घर जाइए, ये अप्सरा तप्सरा को भूल जाइए। ठीक है, ये अप्सरा तप्सरा को भूल जाइए, ऐसा पनिहारिन कहती है। ई तो ऊ का अर्थ जो है वह क्या है, तो पराय स्त्री या पराय पुरुष के प्रेम में पड़कर सब कुछ खो बैठना। उम्मीद है आपको ये लोक कथा जो है अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आऊँगी। तो इसमें मुख्य पात्र कौन है, तो इसमें मुख्य पात्र है राजा का बेटा राजकुमार और राजकुमारी। सौकड़ा का बेटा है सौकड़ा की पत्नी है सवाइन, सवाइन की बहन है पनिहारिन और अप्सरा। ठीक है, सातों अप्सरा, और एक और है साधु। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जो कि क्लासेस फ्री प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, क्लासेस बिल्कुल फ्री है। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ऑफ़र 5 तारीख तक है। ओनली 1000 में आप नागपुरी का कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, ओनली 1000 में आप नागपुरी का कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। आपको इसके अलावा किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पूरा डिटेल से बताया है। अगर आप इस नोट्स को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।